पूछा कि आपके पास कौन सा प्रमाण है जो आप इस इतनी बड़ी बात को भी बिना प्रमाण के आप बोल रहे हैं, कोई प्रमाण बताइए। अब उस समय प्रमाण के रूप में सिर्फ दस्तावेज मान्य होते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने इतना बड़ा फितूर फैला रखा था। अब दस्तावेज अचानक कैसे ले आए, किसको मालूम था कि तुम यहाँ पर कौन सी बात करने जा रहे हो, ताकि उसके प्रमाण के रूप में दस्तावेज हम कलेक्ट कर लेते। और दस्तावेज उसके पास, गांधी जी के पास उस वक्त थे भी नहीं। पहली बार गांधी जी को किसी शिखर वार्ता में फजीती महसूस हुई। नहीं है तो गांधी जी की प्रतिभा किसी भी सम्मेलन में पहुंचे, सारे सम्मेलन के सदस्यों के लिए एक नायाब तोहफा के रूप में सामने आती थी। लेकिन पहली बार उस वक्त प्रमाण के अभाव में गांधी जी को ये फजीती अनुभव हुई कि आखिरकार ये जो कह रहे हैं मैं उसको पुरजोर तरीके से डिनाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस वक्त गांधी जी के एक करीबी उनके शिष्य हुआ करते थे, जिनका नाम है धर्मपाल, प्रोफेसर धर्मपाल। उनने जब ये वाली बात सुनी और गांधी जी ने उनको विशेष बुला करके कहा कि आज पहली बार मेरी तौहीन नहीं हुई है, भारतीय संस्कृति की तौहीन हुई है। और इतनी सुदृढ़ और समृद्ध भारतीय संस्कृति यदि दस्तावेज और प्रमाण के अभाव में यदि इन अंग्रेजों की मुंह की खाती है, तो फिर हमारे लिए प्रमाण इकट्ठे करने पड़ेंगे। वो प्रमाण ये तभी मानेंगे जब भारतीय विद्वानों के नहीं, ब्रिटिश विद्वानों के और वहाँ की लाइब्रेरियों के दस्तावेज हम इनके सामने लाके प्रस्तुत करें। तो प्रोफेसर धर्मपाल जो गांधी जी को अपना गुरु मानते थे, उन्हें इस चीज़ की जिम्मेवारी अपने कंधों पर ली कि मैं अब पर्याप्त प्रमाण लेकर ही भारत लौटूंगा। और प्रमाण इकट्ठे करने के लिए वो ब्रिटेन और जर्मनी तक गए। और ब्रिटिश लाइब्रेरीज में जब उन्होंने ये जांचने की कोशिश की, आप लोग सुन रहे हैं ना, आपके अतीत गौरवमयी इतिहास को मैं बताने जा रहा हूं, जिस इतिहास को भूल करके शायद आपके माथे पे खिली हुई पगड़ियां आज आपको इस आजाद भारत में श्वास लेने लायक तो बनाती हैं, लेकिन उस गुलाम भारत में लोग श्वास तो लेते थे लेकिन खुदगर्जी की कम, गुलामी की ज़्यादा। हम उसी चीज़ को यहाँ पर बताने का और खोजने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से ये वाली बात शुरू हुई है, पता नहीं कब तक चलेगी, मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन ये राष्ट्र धर्म की बात भी चलती रहेगी और जिन धर्म की बात भी चलती रहेगी। और बीच में राष्ट्र धर्म और जिन धर्म को बुलाने वाली जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, जिसको आप नकली बुद्धि के नाम से पिछले 2 दिनों से जानने लग गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहो अथवा नकली बुद्धि कहो, पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन नकली बुद्धि आपको नागवारा होगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को आप बहुत थैंक्स मान करके आप स्वीकार करते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। तो धर्मपाल ने ये वाली बात को जिम्मेदारी के तौर पर लेकर के निकल गए विदेश। 40 वर्षों तक, बहुत बड़ी बात होती है, 40 वर्ष उन्होंने इस चीज में निकाले कि आज जो भारत जिस भी रूप में संपन्न या शिक्षित दिखता है, वो तो शिक्षित और संपन्न दशा को धराशायी करने का परिणाम है। इससे भी ज़्यादा संपन्न और शिक्षित और वैज्ञानिक दृष्टि से पुष्ट भारत था जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे तब, और अंग्रेजों के आने के बाद भी था। लेकिन धीरे 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 करते करते जो भारतीयों पर एक दंश भेजते चले गए अंग्रेज, और इस गौरवमयी वंश में रहने वाले भारतीय भी अपने आप को दीनहीन मानने लग गए। आज तो आपके लिए ये जो कलगियां सजी हैं, ये किसी एक संकल्प के कारण सजी हैं। आप लोग धोती पहन करके बैठे इसलिए नहीं, सबको पहन करके आना है। सबने संकल्प लिया है। संकल्प पत्र भरने का नाम संकल्प नहीं मान रहा मैं। सबने संकल्प लिया है कि गुरुदेव के उस संकल्प को हम, जो गुरुदेव आकर के हम याद ला गए थे, उसको हम, जितने हम गुरुदेव को अपने हृदय में जीवंत रखे हैं, उतने अपने संकल्प को अपने हृदय में जीवंत रखें। इस बात को हमें याद रखें। तो बस हुआ ऐसा, 40 वर्ष उन्होंने निकाले, और 40 वर्ष निकालने के पश्चात, इस 40 वर्ष निकालने में उन्होंने अपने जीवन के
वो समय गुजारे जो किशोर अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक के बीच का समय होता है। इस बीच में उनके लिए जब जर्मनी में वहाँ की लाइब्रेरी से दस्तावेज कलेक्ट करने की बात आई, तो एक जर्मन महिला जो इस बात में सपोर्ट कर रही थी और भारतीय संस्कारों से सुसज्जित थी, उससे उनको विवाह भी करना पड़ा, क्योंकि उसके बगैर वहाँ की लाइब्रेरी में जाकर के और आपको दस्तावेज निकालना आसान नहीं था। और इन 40 वर्षों के अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप ये हुआ कि 60,000 पन्ने प्रमाण ऐसे सशक्त दस्तावेज वो भारत के बाहर से लेकर के लौटे, जिसमें भारत की गौरवशाली अतीत परंपरा को, जो स्वर्णिम परंपरा थी और विश्वगुरु पहचानने में मील का पत्थर साबित होती थी, वो प्रमाण के रूप में लेकर के आए। और उन दस्तावेजों को इकट्ठा करके 10 वॉल्यूम में उन्होंने वो पुस्तकें लिखी हैं, जिन पुस्तकों में से 2 पुस्तकों का जिक्र तो पूज्य गुरुदेव भी कई बार किया करते थे। एक रमणीय वृक्ष करके जो हिंदी में है और इंग्लिश में ब्यूटीफुल ट्री करके, और दूसरी पुस्तक का नाम 18वीं शताब्दी में भारत में शिक्षा और तंत्र, विज्ञान और तंत्र, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 18th सेंचुरी इन इंडिया, इन भारत। ऐसी 2 पुस्तकों का जिक्र कई बार गुरुदेव किया करते। उन पुस्तकों को आपको पढ़ना इसलिए अनिवार्य है कि जिन इतिहास को नहीं जानने के कारण आज आधुनिक शिक्षा आपके माथे पर हावी है, और शिक्षा हावी हो तो कोई बात नहीं, वो भाषा भी आपके ऊपर हावी है, जिस भाषा में पढ़ने के लिए आप अपने बच्चों को अपने घर से दूर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पढ़ाते लिखाते आप हैं, लेकिन पालते कोई और हैं, और पालने के कारण सेवा करते किसी और की है। इस बात को हमने पिछले 2-3 दिनों से जानने का प्रयास किया है। तो इस गौरवमयी अतीत को जब हम जानते हैं, जान पाएंगे, तब जाकर के इस पिंजरे से भी बाहर आ पाएंगे, जो आज़ादी के बाद भी हमारे लिए कैद करके रखा है। इसलिए हम विश्लेषित कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो 47 के पहले आपको गुलाम के रूप में जानती थी और आज आपको आज़ादी के रूप में जानने लग गई। आप लोग सुन रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले की तुलना में आप इतने सुकून के साथ बैठे हों कि ऊपर चलते हुए पंखे आपको नींद लाने में कारण बन रहे हो। थोड़ा सा अच्छे से बैठ जाओ, टिक करके मत बैठो और हाथ बांध करके मत बैठो, क्योंकि कई बार जब ड्राइवर ड्राइव कर रहा होता है और बाजू वाले को झोंका आ जाए तो एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। आप बहुत मुश्किल से ड्राइव कर रहे हैं इस गाड़ी को, और ऐसे में यदि आप बाजू में बैठ करके एक हाथ ऐसा कर दोगे तो पूरी की पूरी सभा कहीं की कहीं और पहुंच जाएगी। सुन रहे हो ना आप लोग? सो रहे हो ना आप लोग? नहीं सुन? अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। हम बीच बीच में पूछते रहेंगे, क्योंकि इतनी मशक्कत करके आप रात में थकते हैं। महाराज रात में थकते हैं कि थकान मिटाते हैं? अरे जिनको सहज नींद नहीं आती वो रात में अल्टा पल्टी करके कितने थक जाते हैं, तब जाके सुबह सुबह उनको जब अच्छी नींद आती उसी समय शांतिहारा की घंटी बज जाती है, अभिषेक की घंटी बज जाती। अब उठ के आना पड़ता है उनके लिए। क्यों? महाराज जी पहुंचेंगे अलग अलग मंदिरों में शांतिहारा कराने के लिए। आज हमारे मंदिर का टर्न है, आज हमारे मंदिर का टर्न है, तुम्हारे मंदिर का टर्न है। वेदी में तुम विराजमान हो कि भगवान विराजमान है? हाँ, भगवान के मंदिर का टर्न है, क्योंकि भगवान अपने आप में इंटर्न है। ये बात अलग है, आप बहुत आगे निकल गए हो तो आप इंटर्न हो या ना हो, रिटर्न तो आपको अवश्य होना पड़ेगा। इसी बात को समझाने के लिए हम अब चर्चा कर रहे हैं। तो बस कुछ लोग हैं जो अभी इंटर्न होने में देर लगाएंगे। कम से कम तुम भगवान के मंदिर को बनाने की बात करो या ना करो, कम से कम भगवान के मंदिर तक जाने की बात तो करने लग जाओ। महाराज हम रोज मंदिर आते हैं, रोज मंदिर तो मंदिर का माली भी आता है। हम रोज माथा झुकाते हैं, वो तो दिन में 10 बार झुकाता है। महाराज हम रोज दिन में 2 बार आते हैं, माथा झुकाते हैं, कुछ पढ़ते हैं, और हमारे भगवान के प्रति आस्था भी है। आस्था तो उस माली की भी है, क्योंकि उसको इतनी बड़ी आस्था होगी, भगवान आप नहीं होते तो मेरा घर नहीं चलता। तुम्हें तो इतनी आस्था होगी नहीं, तुम तो
भगवान हो या no, तुम्हारा घर चलता रहता है और चलाते रहते हो। अब इन्हीं सब चीज़ों का नाम यदि मंदिर आना है, और यदि इन्हीं सब चीज़ों के माध्यम से आप बोलते हो कि दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम मोक्ष साधनम, ऐसा जो कहते हो, दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम, तो मोक्ष का सोपान, कर्मों का नाश और पाप का नाश सबसे पहले माली का हो जाएगा, क्योंकि तुम तो दिन भर में 5-10 मिनट के लिए मंदिर आते होगे, वो तो दिन में कई घंटों यहाँ पर रहता है। यदि इन 3-4 चीज़ों के नाम दर्शन करना है तो मंदिर का माली आपसे बहुत अच्छे से कर लेता है। तो यदि इन चीज़ों के दर्शन होने के कारण किसी को स्वर्ग की प्राप्ति, किसी को मोक्ष का साधन हो, किसी के पाप के नाश होते होंगे, तो माली के पाप के नाश पहले हो जाएंगे, आप सब नहीं बैठे रह जाओगे। सुन रहे हो आप लोग? तो महाराज किसका नाम दर्शन है बता दें अभी, कि अभी भारत की बात चलने दें। महाराज राष्ट्र धर्म और जिन धर्म दोनों को पैरेलल चलाते रहो। इसलिए तो हम पूछना चाह रहे हैं कि किन चीज़ों के आधार पर तुम आज ही कह रहे हो कि भारत 47 के बाद आज़ाद हो गया और 47 के पहले गुलाम था। इतनी गौरवमयी हमारी अतीत परंपरा रही है, और ऐसे ऐसे उद्योग धंधे उस समय चलते थे, सर्जरी होती थी, साइंस और टेक्नोलॉजी उस समय थी। ये तो भ्रम फैला करके और एक के बाद एक कानून ला करके ध्वस्त कर दी गई, और फिर बाद में जब ध्वस्त करने के बाद धीरे से किसी ने, ऐसा होता ना, कभी आपने देखा हो जो सर्कस में हाथी लाए जाते हैं अथवा जो महावत हाथियों को पकड़ते हैं, कैसे पकड़ते हैं मालूम है? एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं, उसके ऊपर घास ढक देते हैं और सामने एक प्रलोभन देते हैं। जब वो हाथी उस प्रलोभन के चलते उस ओर भागता है, वहां तक पहुंचने के पहले गड्ढे में गिर जाता है, और गड्ढे में गिर जाता 2-3 दिन का उपवास करा दिया जाता, और उपवास कराने के बाद वही महावत जिसने गड्ढा खोदा था हाथी पकड़ने के लिए, वही 3 दिन के बाद आता, थोड़ा थोड़ा उसके लिए रोटी गुड़ या गन्ना देता। हाथी सोचता यही मेरा सबसे बड़ा उपकारी है। ठीक ऐसी दशा भारतवासियों की हो गई है, जिनने प्रलोभन देकर गड्ढा खोदा और पूरे भारतवासियों को उस गड्ढे में गिरा दिया, और गिराने के बाद धीरे धीरे जब कंठ सूख गया, आंतें सूखने लगी, फिर धीरे धीरे कुछ निबोले दिए और हम मानने लग गए। अंग्रेजों ने आकर के हमारे लिए बहुत संपन्न और शिक्षित बना दिया। अब बताओ उस हाथी में, अरे उस हस्ती में और तुम्हारी हस्ती में कौन सा अंतर रह गया? तुम अपनी हस्ती की मस्ती में चलते हो, वो मस्ती में चलने वाला हाथी ऐसी हस्ती की शिकार हो गया, जाके गड्ढे में गिर गया। ठीक ऐसी दुर्दशा हमारी हो गई है। इसलिए हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो हाथी तो बहुत तेज भागा और गड्ढे में गिर गया। हम तेज नहीं भागने वाले, एक एक दिन करके आपको 15 अगस्त तक और हो सकता है उसके बाद तक ले जाने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको सही अपनी मिल्कियत याद हो पाए, जिसके नहीं जानने के कारण आज तक हम उस चीज को ढोते आए हैं जिसको तो हमें पहले ही धो देना चाहिए था। अब उस समय जब 1,30,000 मीटर कपड़ा प्रति वर्ष निर्यात होता था, एक एकड़ जमीन में 56 कुंटल अनाज होने की क्षमता थी। ऐसी उपजाऊ उर्वरा भूमि हमारी थी। आज हो सकता किसी, कितना भी तुम खाद यूरिया डाल देना, कितनी पेस्टिसाइड डाल देना, कितना ही कुछ कर लेना, लेकिन 1 एकड़ जमीन में 56 कुंटल अनाज पैदा करने की सामर्थ्य है। उस समय कोई न खाद था, न यूरिया था, न रासायन था, न कुछ नहीं था, लेकिन कैसी उर्वरा शक्ति थी और कैसे उस जमीन को उर्वरा युक्त बनाया जाता था। यूरिया के माध्यम से नहीं, खाद के माध्यम से नहीं, कीटनाशक के माध्यम से नहीं, कीट पोषक के माध्यम से। महाराज कीट पोषक के माध्यम से, हाँ ये भी कभी बताएंगे, अभी इसी दरमियान आने वाली चीज है, सब चीजें बताएंगे। भले ही भगवान आदिनाथ ने गृहस्थ अवस्था में 80 कृषि विद्या वाणिज्य जो शिल्प इनके उपदेश आपको दिए थे, लेकिन उस उपदेशों को पाकर के आपने उनके साथ कितना न्याय किया है, इसकी समीक्षा तो हम कर सकते हैं। हम आपको खेती करना नहीं सिखाएंगे, लेकिन जो तुम गलती कर रहे हो उसको तो आपको बता सकते हैं, बताएंगे, समय आने पर बताएंगे। तो 1 एकड़ में 56 कुंटल अनाज, यदि किसी व्यक्ति के पास 1-2 बीघा जमीन है, पर्याप्त हो गया काम उसका।
अपना पूरा परिवार पाल लेगा और दूसरों के परिवार भी पाल लेगा। और इसके साथ साथ सर्जरी के इक्विपमेंट्स कैसे थे? सारे जितने भी इक्विपमेंट्स आज सर्जरी में यूज होते हैं, वो फादर ऑफ सर्जरी जिनका नाम सुश्रुत है, उन सुश्रुत के माध्यम से पहले ही डिजाइन कर दिए गए हैं। उन सबके आकार ग्रंथों में वर्णित हैं कि इस प्रकार की शल्य चिकित्सा करते वक्त इस प्रकार का औजार आप यूज करना ताकि आपको आसानी हो और मरीज को ज़्यादा पीड़ा ना हो। एनेस्थीसिया जिसको आप निश्चेतक बोलते हैं, वो भी उस समय उपलब्ध था, तब तो जाकर के इतने बड़े बड़े सर्जरी हुआ करती थी। और भी बड़ी बड़ी चीज़ें, अब स्टेनलेस स्टील भी उस समय था, तो हथकरघा उद्योग भी उस समय फला फूलता था। कपड़ा व्यापार भी यदि वहाँ पर, और केमिकल रासायनिक चीज़ों का उत्पादन भी बहुत होता था। आज केमिकल फार्मिंग भली होने लग गई है, लेकिन केमिकल का उत्पादन करने के लिए हम विदेशों पर मोहताज हैं। लेकिन यहाँ पर सबको रसायन, मेटलर्जी यहाँ पर थी, केमिकल साइंस यहाँ पर था, केमिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर थी। जितनी भी इंजीनियरिंग की विधाएं आज हैं, वो सारी की सारी भारत में 200 से 300 वर्ष पूर्व विकसित अवस्था में थी। तो विकसित थी तो आज रह क्यों नहीं गई? एक के बाद एक कानून ला करके उनको ध्वस्त किया गया, और फिर बाद में उसी हाथी की भांति थोड़े थोड़े निवाले देते चले गए, और हम मानते चले गए कि विदेश से आकर के फिर से विज्ञान हमारे भारत में जीवित हो गया, फिर से जीवित हो गया। ये मानना फिर भी ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ था ही नहीं, ये मानना बहुत बड़ा अपराध है भारतीयों के प्रति और भारत के प्रति। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि 47 के पहले भारत को लोगों ने गुलाम मानना प्रारंभ कर दिया। एक के बाद एक कानून लाए गए, ऐसे ऐसे कानून लाए गए जिस कानूनों को पालन करने में भारत के लोग खुली हवा में सांस लेने के बावजूद भी दम घुटना सा महसूस करने लग गए। कभी खुली हवा में दम घुटा है आप लोगों का? महाराज, खुली हवा मिलती कहाँ है? हम तो घुटती आबादी में रह करके भी खुली सांस लिया करते हैं। हमारे घर में तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। ये बात अलग है कि हमारे शरीर को काम तमाम करने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं तो हैं। एक के बाद एक नए कानून लाए गए। सबसे पहले जब हाउस ऑफ कॉमन्स में बात चल रही थी, हम वो बात जिक्र कर दें आपको। लॉर्ड मैकॉले, आपने नाम सुना होगा। ये लॉर्ड मैकॉले एक ऐसा शकुनी था जिसकी विद्या को कौरवों ने पढ़ करके भारत के पांडवों को अपने गिरफ्त में कर लिया।